ये फिल्म समर्पित है बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं के उन प्रयासों को जो दलित व पिछड़े वर्गों की हजारों साल की सामाजिक गैर बराबरी व सामाजिक नाइंसाफी के खिलाफ या उन्हें दूर करने के लिए किए गए, जिनसे प्रेरित होकर कुमारी मायावती जी ने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के उत्थान के लिए समर्पित किया है। सामाजिक परिवर्तन की प्रतीक आयरन लेडी कुमारी मायावती। समाज में लगातार होने वाले बदलावों की गाथा है इतिहास, और ये इतिहास जहां व्यक्तियों को प्रभावित करता है, वहीं ये भी सच है कि व्यक्ति भी अपने कार्यों और विचारधारा से इतिहास को प्रभावित करते रहे हैं। भारतीय संदर्भ में महात्मा गौतम बुद्ध ने बदलावों का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया। उस घटना को बीते सदियां गुजर गईं और इतिहास का यह लंबा सफर आज उस मुकाम पर पहुंचा है जहां उत्तर प्रदेश की 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी कुमारी मायावती जी पूरे भारत में सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गईं। और जिस कड़ाई और दृढ़ता से वे जीवन के हर पहलू में मूलभूत परिवर्तन कर रही हैं, उसकी वजह से लोग उन्हें सम्मान से आयरन लेडी के नाम से पुकारने लगे हैं। ये सब आने वाले भारत के इतिहास के पन्ने में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कुमारी मायावती जी का जन्म दिल्ली में 15 जनवरी 1956 को अनुसूचित जाति के एक मध्यम वर्गीय जाटव परिवार में हुआ। कुमारी मायावती जी के 6 भाई और 2 बहनें हैं। कुमारी मायावती जी के पिता का नाम श्री प्रभुदास जी है और माता का नाम श्रीमती रामरती है। आपके परिवार का मूल रूप से संबंध उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव बादलपुर से है। कुमारी मायावती जी के पिता भारत सरकार में सेवारत थे और माता ने स्वरोजगार के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ किया। कुमारी मायावती जी जिस तेजी से भारत की राजनीति में उभरी हैं, उससे राजनीतिक पंडित तो हैरान हैं ही, भारत की समस्त जनता भी चमत्कृत है। जब 3 जून 1995 को मायावती जी ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार संभाली, तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार कहा। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा पारस जिसने जिस चीज को छुआ उसका मूल स्वरूप ही बदल गया। कुमारी मायावती जी आज जनप्रिय नेता हैं। उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने 3 कार्यकालों में परिवर्तन की एक ऐसी लहर की शुरुआत की जिसने प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। उनके शासन का मूल मंत्र ही परिवर्तन है। आयरन लेडी कुमारी मायावती जी को ना तो राजनीति और ना ही सत्ता विरासत में मिली है, और आज अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 बार बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये सिर्फ उनके त्याग, संघर्ष और कठोर मेहनत का ही परिणाम है। केवल 21 वर्ष की आयु में जब उन्हें राजनीति में आने की प्रेरणा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर श्री कांशीराम जी ने दी, उस समय वे आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रही थीं। राजनीति में आने का फैसला उनके पिता को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कुमारी मायावती जी को समझाने बुझाने की भरसक कोशिश की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर वे राजनीति में जाती हैं तो उनके लिए घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मगर कुमारी मायावती जी अपने फैसले पर अटल रहीं और घर से अलग होकर राजनीति करने का फैसला बरकरार रखा। उनके पिता का ख्याल था कि कुछ दिनों के प्रयासों के बाद वे असफल तथा निराश होकर घर वापस आ जाएंगी, परंतु कुमारी मायावती जी ने पुरुष प्रधान और जात पात वाले समाज से लड़ते हुए सफलता का जो सफर शुरू किया, वो उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया है कि लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुमारी मायावती जी ने आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया
ताकि वे अपना जीवन गरीबों, दलितों व मजलूमों की भलाई और सेवा में लगा सकें। भारतीय समाज में किसी महिला का ऐसा साहसिक निर्णय लेना उसकी व्यक्तित्व की मजबूती का सबूत है। अपने शुरुआती राजनीतिक जीवन में कुमारी मायावती जी को अनेक विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे उन सब का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ती गईं। सन 1989 में वे पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुईं और उसके बाद 1996 और 1999 में भी वो लोकसभा के चुनावों में विजयी रहीं। 1993 में वो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुईं और 2 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनी गईं। कुमारी मायावती जी ने बचपन से ही समाज में फैले ऊंच नीच को देखा और ये ख्याल उन्हें हमेशा कचोटता रहा कि कुछ लोगों की बस्तियां केवल जाति के आधार पर अलग क्यों रखी जाती हैं, कुछ लोगों को गरीबी की जंजीरों में क्यों बांधे रखा जाता है और कुछ लोगों को अनादर से क्यों देखा जाता है। वे जब स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने रिश्तेदारों के यहाँ गांव जाती तो वहां ऊंच नीच का शिकार समाज अनायास उनका ध्यान खींचता। ये सब देखकर कुमारी मायावती जी के अंदर इस विश्वास ने जन्म लिया कि जब तक समाज के हर वर्ग में भाईचारा नहीं होगा तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। उनका राजनीतिक चिंतन मनुवाद के विरोध में और समता मूलक समाज के निर्माण पर केंद्रित रहा है। जब कुमारी मायावती जी मनुवाद का विरोध करती हैं, तो उनका मतलब ये कतई नहीं है कि वे किसी खास धर्म का विरोध कर रही हैं। उनके लिए मनुवाद का मतलब गैर बराबरी की वकालत करने वाली व्यवस्था और उस मानसिकता से है जो ऊंच नीच को बढ़ाती है और इंसानियत के खिलाफ है। उनका ऐसा मानना है, इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी सारी समस्याओं का जो जड़ है या मुख्य कारण है वो मनुवाद है। लेकिन बहुजन समाज में ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक मनुवाद को अच्छी तरीके से समझा नहीं है, तो इस किस्म के लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है उस देश में कोई भी अन्यवाद सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है। इस मनुवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान उस बहुजन समाज का ही किया है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन व बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या भारत में 85% के करीब है। हाथी की तरह इतनी विशाल आबादी वाले बहुजन समाज को गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के तहत लंबे अरसे से जिंदगी के हर पहलू में गिराया व पिछाड़ा गया है। कुमारी मायावती जी ने इस किस्म की सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदलना ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य माना है और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने सत्ता प्राप्त करना जरूरी समझा। कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के दर्द को करीब से समझा और इस समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं के जीवन संघर्ष का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार उन महानायकों के कार्यों को समझा जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों में आत्मसम्मान और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित किया। इनमें महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रमुख थे। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उस महान वाक्य ने कुमारी मायावती जी को विशेष तौर पर प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से बहुजन समाज के लोग अपनी तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं। इसी वाक्य ने उन्हें प्रेरित किया कि वे सरकारी सेवा में जाने की इच्छा छोड़कर राजनीति में प्रवेश करें और सत्ता पर वर्चस्व स्थापित करके बहुजन समाज को न केवल शिखर पर ले जाएं, बल्कि उनके विकास का मार्ग खोलें। राजनीतिक सत्ता के बिना हम इस देश में जो गैर बराबरी के आधार पर जो सामाजिक व्यवस्था बनी है तो उसको हम नहीं बदल सकते, सामाजिक परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए इस देश में यदि बहुजन समाज के लोग सही मायने में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं तो बहुजन समाज के लोगों को इस देश की पॉलिटिकल पावर की मास्टर की अपने हाथों में लेनी होगी। और यही बात बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीते जी
बहुजन समाज के लोगों को सलाह के तौर पर कही थी। राजनीति में सीधे आने से पहले कुमारी मायावती जी बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत बनाने में व उनमें संघर्ष की भावना पैदा करने के लिए बामसेफ और DS4 नाम के संगठन से जुड़ी, जिसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। इन तीनों संगठन के जन्मदाता मान्यवर श्री कांशीराम जी हैं, जिनका जन्म पंजाब राज्य के रोपड़ यानी आज के रूपनगर जिले के ख्वासपुरा गांव में एक दलित परिवार में हुआ। 6 दिसंबर 1978 को बामसेफ और 6 दिसंबर 1981 को DS4 की स्थापना करने के बाद दिनांक 14 अप्रैल 1984 को मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और उसकी एकमात्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुमारी मायावती जी को बनाया। मान्यवर कांशीराम जी ने कुमारी मायावती जी के व्यक्तित्व में एक योग्य और समर्पित उत्तराधिकारी की भी झलक देखी। अनेक विरोधों के बावजूद वे दृढ़ता से कुमारी मायावती जी को आगे बढ़ने का मौका देते रहे और उनकी प्रेरणा व सहयोग की बदौलत कुमारी मायावती जी भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 3 बार बनने में सफल हुई। कुमारी मायावती जी ने राजनीतिक सत्ता को केवल एक जरिया समझा है और सत्ता रूपी मास्टर चाबी के माध्यम से वे केवल दलितों को ही नहीं बल्कि सारे समाज के हर वर्ग को तेजी से परिवर्तित कर रही हैं। सामाजिक परिवर्तन के लिए राजनीतिक सत्ता को मैं एक माध्यम मानकर चलती हूं और मैं इस बारे में ये सोचती हूं कि बड़े से बड़ा पद अथवा सत्ता हासिल करना मेरा मुख्य लक्ष्य नहीं है। ये तो माध्यम है उस बदलाव का तथा उस सामाजिक परिवर्तन का जो हम लाना चाहते हैं। हम ऐसा परिवर्तन चाहते हैं जिसमें दलितों को, मजलूमों को, अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को और महिलाओं को स्वाभिमान व सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले। यही सपना था संविधान के रचयिता बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का और उन महान समाज सुधारकों का जिन्होंने बहुजन समाज की स्थिति में सम्मानजनक परिवर्तन के लिए विपरीत परिस्थिति के बावजूद लड़ाई जारी रखी। वर्ष 1995 में पहली बार जब कुमारी मायावती जी सत्ता में आईं, तो उन्होंने सामाजिक व प्रशासनिक परिवर्तनों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने सभी वर्गों के विकास को अपनी जिम्मेदारी समझा, लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्र में ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन में एक नई सामाजिक चेतना जगाई और अधिकारियों को सख्ती से ये सोचने पर मजबूर किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो विकास से सबसे दूर हैं। उन्होंने सरकारी जमीन को भूमिहीन लोगों में बांटा ताकि दलित व कमजोर तबकों का विकास हो सके। इस योजना के फलस्वरूप भारी संख्या में भूमिहीन लोग जमीन के मालिक बने और उनकी आर्थिक प्रगति के नए मार्ग खुले। यह अभियान उनके हर कार्यकाल में तेजी से चलाया गया। भूमि के पट्टों को दलित व कमजोर तबकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कानूनों को बदला और पट्टा करने का अधिकार तहसीलदारों को दिया। केवल इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय की इजाजत से उन्होंने पट्टों के मामलों को निपटाने के अदालती अधिकार उप जिलाधिकारियों को दिए ताकि पट्टे के मामले स्थानीय स्तर पर ही तय किए जा सकें और इसके लिए जरूरतमंदों को मंडल मुख्यालय, लखनऊ या कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। भूमि सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए कुमारी मायावती जी ने पट्टों की जमीनों पर दलितों को असल कब्जा दिलाने का ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। उन्होंने जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी कि पट्टेदारों की जमीन से दबंगों का कब्जा न केवल तुरंत हटाया जाए, बल्कि जितने समय तक दबंगों ने किसी गरीब दलित की जमीन का फायदा उठाया है, उसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जाए। इस अभियान से पहली बार दलित व कमजोर तबकों को जीवन का सहारा मिला और उन्हें विश्वास हुआ कि सही मायनों में उनकी अपनी सरकार सत्ता में आ गई है। जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में मायावती जी की आई, तब से जो है एक अभियान टाइप का चला। उसमें जितने पट्टेदार हमारे यहाँ थे ग्राम सभा में करीब 150 के, लगभग सबको जो है एक तहसील से टीम बराबर आती रही और सारे पट्टेदारों को जो है जमीन नाप के जो है मौके पर दी गई। एक अन्य फैसला लेकर कुमारी मायावती जी ने ग्राम सभा की जमीन पर काबिज सभी अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मालिकाना हक दे दिए और अदालतों में उनके खिलाफ
बेदखली के तमाम मुकदमों को खत्म कर दिया। जिन लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर शुल्क टाइप के लोगों ने कब्जा कर लिया है, उनको उस जमीन का मालिक बना दिया जाए। जब उससे शुरू से लेकर 3 जून 1995 तक, लेकिन उसके बाद अब फिर मेरी सरकार ने वर्तमान में फैसला लिया कि 1 मई 2002 तक जिन शुल्क टाइप के लोगों ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर लिया है, उसको मालिक बना दिया जाए। एक प्रकार से ये कदम उस नारे का नतीजा था जिसमें मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बहुजन समाज से कहा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। दलित व कमजोर तबकों के विकास में कुमारी मायावती जी का सबसे बड़ा योगदान और उपलब्धि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना है, जिसके तहत उनके तीनों कार्यकालों में ऐसे 28,419 गांव चुने गए जिनमें दलितों की आबादी ज्यादा है। ऐसे गांवों में 11 प्रमुख विकास योजनाएं लागू की गईं, जिनके तहत अब तक लगभग 17,607 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण, 14,885 किलोमीटर नाली खड़ंजों का निर्माण, 5,22,099 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, 76,193 निःशुल्क बोरिंग, 98,564 स्वच्छ पेयजल हेतु नलकूप लगवाए गए एवं 6,43,272 आवासों का निर्माण, 5,549 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, 2,44,034 परिवारों को स्वरोजगार, 2,97,624 वृद्धों को पेंशन तथा 1,58,616 विधवाओं को पेंशन दिया गया। इसके अलावा 12,196 गांवों में बिजली लाकर सदियों से अंधेरे में जीवन गुजारने वाले दलित व कमजोर तबकों के जीवन में रोशनी का इंतजाम किया। डॉक्टर अंबेडकर देहातों में अपर कास्ट के लोग भी रहते हैं। 50% में यदि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं तो 50% में दूसरे समाज के लोग भी रहते हैं। जब इन देहातों का विकास होता है तो उसका लाभ केवल दलित और पिछड़े वर्ग के लोग ही नहीं उठाएंगे, अपर कास्ट के लोग भी उठाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बहुजन समाज के लोग शिक्षित हों, संगठित बने और संघर्ष करें, लेकिन मनुवादी व्यवस्था में भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को आडंबरों के बल पर शिक्षा से दूर रखा गया ताकि वे हमेशा दूसरों की सेवा करते रहें और गुलामों की जिंदगी बसर करें। इस व्यवस्था को केवल शिक्षा के जरिए ही बदला जा सकता था। खुद कुमारी मायावती जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनके पास BA, B.Ed व LLB जैसी डिग्रियां हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करवाया कि दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे अनपढ़ ना रहें, बल्कि पढ़ लिखकर समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इसके लिए उन्होंने फैसला लिया कि सभी दलित छात्रों और छात्राओं की छात्रवृत्ति दुगनी कर दी जाए। ये बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। पुरानी व्यवस्था के अनुसार छात्रों को वजीफे तब मिलते थे जब इम्तिहान हो चुके होते थे, जिससे उसकी उपयोगिता कम हो जाती थी। कुमारी मायावती जी ने ये व्यवस्था बनाई कि छात्रवृत्ति सत्र के शुरू में ही वितरित कर दी जाए ताकि गरीब बच्चे किताबें खरीद सकें और स्कूल के लिए कपड़े बनवा सकें। इस प्रकार की संवेदनशीलता की उम्मीद केवल एक ऐसी महिला से ही की जा सकती है जो गरीबों का दुख दर्द जानती हो। कुमारी मायावती जी ने अपने तीनों कार्यकालों में यह सुनिश्चित किया कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति के उत्थान के लिए राज्य के कुल बजट का 21% भाग अनिवार्य किया जाए ताकि दलितों और पिछड़ों का वास्तविक कल्याण हो सके। इसके अलावा गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए कुमारी मायावती जी ने उनके लिए IAS व PCS परीक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई और इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छत्रपति शाहूजी महाराज भागीदारी भवन की स्थापना की। आज ये संस्थान पिछड़ों के विकास का प्रमुख केंद्र है। कुमारी मायावती जी ने भारत का पहला पिछड़ा वर्ग विकास विभाग गठित किया और अनेक जातियों को पहली बार पिछड़े वर्ग में शामिल किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। उनके इन कार्यों से प्रसन्न होकर 25 जून 1998 को
कोल्हापुर के महापौर ने कुमारी मायावती जी को राजश्री छत्रपति शाहूजी महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने हेतु कुमारी मायावती जी ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में 20% आरक्षण सुनिश्चित किया है। अल्पसंख्यकों का कल्याण कुमारी मायावती जी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने हर कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी दी है। उनके कल्याण के लिए उन्होंने अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का भी गठन किया और भारत में पहली बार अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा भी दिलाया। मार्च 2003 में कुमारी मायावती जी ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देते हुए उन्हें उन सभी सुविधाओं का हकदार बना दिया जो कि भारतीय संविधान में दी गई है। 1995 में जब विश्व हिंदू परिषद ने कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद पर महायज्ञ करने की कोशिश की तो कुमारी मायावती जी ने कठोर फैसला लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1997 में वाराणसी में एक विवादित कार्यक्रम की इजाजत भी उन्होंने नहीं दी क्योंकि इस कार्यक्रम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुमारी मायावती जी के शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे और कुमारी मायावती जी पर उनको पूरा भरोसा रहा। जहां कुमारी मायावती जी ने दबे कुचले लोगों को न्याय देने का बीड़ा उठाया, वहीं उन्होंने समाज के अन्य वर्गों अर्थात सवर्णों को भी जिंदगी के हर पहलू में न्याय दिया। कुमारी मायावती जी ने अपने हर कार्यकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कठोर वित्तीय अनुशासन स्थापित किया और फिजूल खर्ची पर कड़ा नियंत्रण रखा, जिसकी वजह से कई वर्षों के बाद राज्य के आय और व्यय में संतुलन स्थापित हो सका और विकास के काम तेजी से बढ़ सके। और जहां तक उद्योगों का सवाल है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही कुमारी मायावती जी ने उद्योगों के विकास के लिए एक आकर्षक उद्योग प्रोत्साहन नीति बनाई और 2500 करोड़ रुपए के अत्यंत भव्य गौतम बुद्ध एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए निजी निवेशक के साथ अनुबंध कराया। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में 4 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र भी स्थापित किए और पूरे राज्य के औद्योगिक माहौल को बदल दिया। ये योजनाएं भारत में पहली बार लागू की गईं, जो कुमारी मायावती जी की दूरदर्शिता और कल्पनाशीलता का सबूत है। एक महिला होने के नाते कुमारी मायावती जी ने समाज के हर पीड़ित वर्ग के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पोलियो तथा कुष्ठ रोगों के खिलाफ एक अत्यंत ही प्रभावी अभियान अपनी व्यक्तिगत देखरेख में आरंभ किया। उनके प्रयासों से प्रभावित होकर रोटरी इंटरनेशनल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पॉल हैरिस मेडल और फेलोशिप से भी सम्मानित किया। अपने स्नेहिल और दयालु स्वभाव कारण करोड़ों लोग उनमें बहन की छवि देखते हैं और इसीलिए उन्हें लोग प्यार से बहन जी के नाम से संबोधित करते हैं। आई माया बहना, इनका क्या है कहना, सबसे प्यारी सबसे न्यारी अपनी माया बहना है। आयरन महिला है, आयरन महिला है, आयरन महिला। उनका हर शासनकाल सामान्य जनता के लिए राहत, इंसाफ और तरक्की लेकर आता है। ये सिर्फ इस वजह से मुमकिन हो सका है क्योंकि उन्होंने प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर ऐसा कठोर नियंत्रण स्थापित किया जो किसी अन्य मुख्यमंत्री ने प्रदेश के इतिहास में नहीं किया। जहां कुमारी मायावती जी ने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार दिया, वहीं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की, निलंबन किया और मुकदमे भी दर्ज कराए। उनके इस कदम से उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार यह महसूस किया कि मुख्यमंत्री का दबदबा क्या होता है और यदि मुख्यमंत्री चाहे तो पूरी की पूरी व्यवस्था पल भर में बदल सकती है। जिस लौह तत्व का परिचय कुमारी मायावती जी ने राजनीति में आकर दिया, उसके लिए वे जनता में आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात हो गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मंडलीय समीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू की और एक तेज आंधी की तरह पूरे प्रदेश का दौरा किया। गांव-गांव आकस्मिक तौर पर जाकर विकास कार्यक्रमों का जायजा लिया, जिससे वे जनता से न केवल सीधे तौर पर जुड़ी बल्कि विकास की सच्चाई को भी करीब से देखा।
उनके सख्त और कठोर प्रशासन से प्रभावित होकर एक वरिष्ठ पत्रकार श्री मोहम्मद जमील अख्तर ने आयरन लेडी कुमारी मायावती नाम की एक किताब लिखी। इसका विमोचन माननीय श्री कांशीराम द्वारा 14 अप्रैल 1999 को किया गया। अपने तीनों कार्यकाल में कुमारी मायावती जी ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हजारों लोगों को लखनऊ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर लोगों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिल जाए तो उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बरसों से चली आ रही सामंती जनता दरबार की व्यवस्था को भी उन्होंने खत्म कर दिया और ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि हर जिले और मंडल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक अपने अपने कार्यालयों में जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को कोई तकलीफ ना हो, तो हमने हर जिला हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में तो ये व्यवस्था की कि रोजाना प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी बैठेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करेंगे। आयरन लेडी मायावती का हर शासनकाल जहां जनता के लिए शांति और अमन चैन लाता है, वहीं प्रदेश के माफिया, गुंडों, बदमाशों और अपराधियों को जेल की यात्रा भी कराता है। उन्होंने बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और यहां तक कहा कि अगर उनके रहते प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं रहती तो ऐसी सत्ता को लानत है। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करना। और यदि मैं ये नहीं दे पाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लानत है ऐसी सरकार को। उनकी निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई के कारण अपराधों में बड़े पैमाने पर कमी आई। बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े गए तथा 70% से ज्यादा मुकदमे न्यायालय तक पहुंचाए गए। मेरी सरकार कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपराधी है तो अपराधी को अपराधी मानकर चलती है और उसके अपराध को ध्यान में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। और इतना ही नहीं, यदि समाज में कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी भी समाज का हो, तो सजा मेरी जो सरकार है उस व्यक्ति को देती है जिसने गलत कार्य किया है, उसकी सजा पूरे समाज को नहीं देती है। समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलवाने के उद्देश्य से कुमारी मायावती जी ने थाना अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20% एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 5 और 25% आरक्षण सुनिश्चित किया है। कुमारी मायावती जी का पूरी शिद्दत से मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का कार्य तभी संभव है जब पूरा समाज इस कार्य में अपना सहयोग देता है। उन्होंने अपर कास्ट के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है और इसकी वजह से बहुजन समाज के साथ धीरे धीरे अन्य जाति के लोग भी उनसे जुड़ने लगे। आज उनकी एक आवाज पर प्रदेश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग उन्हें उत्साह व उमंग के साथ देखने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। और उनकी ये लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि भारत के हर क्षेत्र में फैल चुकी है। उनका कहना है कि अगर दबे कुचले लोगों के खिलाफ कहीं भी अत्याचार होगा तो वे उसका डटकर मुकाबला करेंगी। जब सितंबर 2002 में हरियाणा प्रदेश में कुछ दलितों को गौ हत्या के झूठे आरोप पर जिंदा जला दिया गया तो वे एक शेरनी की तरह घटनास्थल पर पहुंची और हरियाणा सरकार को चुनौती दी कि वो अपराधियों और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें, वरना इसके खामियाजे के लिए तैयार रहें। कुमारी मायावती जी ने अनेक देशों की यात्रा भी की है और विदेशों में अपने विचारों को असरदार तरीके से पेश भी किया। वर्ष 1995 में बौद्ध पर्यटन को बढ़ाने और प्रदेश में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कोरिया, थाईलैंड तथा जापान की यात्रा की। वर्ष 2000 में वे महिला सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ओर से आयोजित सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क गईं, जहां उन्होंने स्त्री और पुरुष की साझेदारी में लोकतंत्र विषय पर भारत का नेतृत्व करते हुए ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण दिया। वर्ष 2003 में कुमारी मायावती जी ने इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस की यात्रा करके उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अप्रवासी भारतीयों और साथ ही उन देशों के प्रमुख उद्यमियों व निवेशकों को भी उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सहभागिता का निमंत्रण दिया।
कुमारी मायावती जी ने इतिहास का गहन अध्ययन किया है और यह महसूस किया कि इतिहास हमेशा सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को नजरअंदाज करता रहा है। उन्होंने यह भी पाया कि बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को सुनियोजित तरीके से केवल जातीय अथवा वर्ग विशेष का प्रतिनिधि बनाकर प्रस्तुत किया गया, जिससे इनके व्यक्तित्व की महानता समाज में कम महसूस हो और वे केवल जातीय नेता के रूप में जाने जा सकें। इसके लिए कुमारी मायावती जी ने इन महापुरुषों के असली संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया, ताकि लोग उनके व्यक्तित्व और उनके सामाजिक योगदान से परिचित हो सकें। अपने पहले कार्यकाल में ही कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज में जन्मे महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध, संत रविदास व संत कबीर आदि अनेकों महापुरुषों को आदर सम्मान दिया। उन्होंने इन महापुरुषों के नाम पर कई शिक्षण संस्थाओं अर्थात यूनिवर्सिटीज व कॉलेजों का नामकरण किया। नए जिले बनाकर उन्हें सामाजिक परिवर्तन के महानायकों का नाम दिया और पूरे प्रदेश में इनकी भव्य प्रतिमाएं स्थापित की, स्मारकों का निर्माण कराया तथा पुरस्कारों को देने की व्यवस्था भी की। इस श्रृंखला में दो सबसे बड़े योगदान प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित परिवर्तन चौक और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक हैं, जहां परिवर्तन चौक सामाजिक परिवर्तन की शाश्वत परंपरा की याद दिलाता है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर स्मारक दलित व कमजोर तबकों के हकों के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति के प्रति उनकी विनम्र श्रद्धांजलि है। ये दोनों स्मारक आज पूरे भारत में दलितों, पिछड़ों, वंचितों व अल्पसंख्यकों के लिए तीर्थ बन चुके हैं और उनकी भावनाओं का केंद्र बन गए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक जैसा भव्य निर्माण पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। इस स्मारक का निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है, जो कि 44 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए 8 भव्य चित्र एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं। स्मारक के गर्भगृह में डॉक्टर अंबेडकर की बैठी मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो उनके व्यक्तित्व की महानता एवं भव्यता को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह स्मारक कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह से दिलचस्पी लेकर पूरा करवाया और जिसका लोकार्पण खुद उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी 2003 को किया। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के रूप में रखा। इसी प्रकार कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया। बरेली विश्वविद्यालय का नाम पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक परिवर्तन के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखा गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूप दिया और उसका नाम भी छत्रपति शिवाजी के नाम पर रखा। इतना ही नहीं, कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक मानचित्र को भी परिवर्तित कर दिया और दलित महापुरुषों के नाम पर अनेक जनपदों की स्थापना की। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद जिले से कुछ भाग को निकालकर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर नया जिला बनाया गया। फैजाबाद जिले से अंबेडकर नगर का गठन किया गया। व सुल्तानपुर जिले के अमेठी क्षेत्र को छत्रपति शिवाजी महाराज नगर के रूप में जिला बनाने का साहसिक फैसला किया। बस्ती जनपद में से कबीरदास नगर गठित किया गया और भदोही जिले का नामकरण संत रविदास नगर के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो अब उत्तरांचल में चला गया है, उसमें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत के अलावा नैनीताल जिले में से पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के नाम पर नया जिला बनाया। वर्तमान उत्तर प्रदेश में इन्होंने चंदौली, बलरामपुर, औरैया और बागपत जनपदों का गठन किया। इसके साथ ही उन्होंने सहारनपुर, मिर्जापुर और बस्ती मंडलों की स्थापना की व करीब 40 नई तहसीलें भी स्थापित की। इन परिवर्तनों का उद्देश्य जिलों और मंडलों को छोटा करना था, ताकि जनता को सुविधा पहुंचे और उनके काम आसानी से हो सकें। भारत में सामाजिक परिवर्तन के महानायकों के जीवन संघर्ष को भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने के लिए कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के समीप ही
25 एकड़ में लगभग 60 करोड़ की लागत से एक प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबेडकर भारतीय सामाजिक परिवर्तन साहित्य संस्थान एवं संग्रहालय का कार्य भी आरंभ कराया। इस संस्थान व संग्रहालय में दलित समाज के अनेक महापुरुषों की कृतियों, उनसे संबंधित वस्तुओं, चित्रों, पांडुलिपियों तथा प्रतिमाओं का अद्भुत एवं विलक्षण संग्रह होगा, जो समस्त भारत के लोगों को निरंतर इन महापुरुषों के संघर्ष एवं संदेश से प्रेरित करेगा। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर स्मारक के निकट ही गोमती नदी के तट पर श्रीमती रमाबाई अंबेडकर की स्मृति में एक विशाल एवं आकर्षक पर्यटन स्थल स्थापित किया जा रहा है। इसमें श्रीमती रमाबाई अंबेडकर की एक भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है तथा इसे इतना मनोरम बनाया जाएगा कि ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में से एक होगा। बहुजन समाज को शिक्षित करने के उद्देश्य से कुमारी मायावती जी ने लखनऊ में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को उच्च स्तरीय शैक्षणिक व आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 103 कमरों का एक विशाल छात्रावास निर्मित कराया, जिसका उद्घाटन उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस दिनांक 14 अप्रैल 2003 को किया। महात्मा गौतम बुद्ध ने भारत में सामाजिक गैर बराबरी और आडंबर के खिलाफ 2500 साल पहले अपनी आवाज उठाई थी। उनका धर्म भारत में तो समय के साथ कमजोर पड़ गया, लेकिन विश्व में उसका अच्छा विस्तार हुआ। सन 1956 में डॉक्टर अंबेडकर ने इस धर्म को अंगीकार करके भारत के दबे कुचले लोगों को स्वाभिमान से जीने का रास्ता दिखाया। वर्तमान में कुमारी मायावती जी ने महात्मा बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम जिस गंभीरता और समर्पण की भावना से किया है, वो सराहनीय है। उन्होंने प्रदेश के सबसे संपन्न भाग नोएडा व ग्रेटर नोएडा तथा आसपास के कुछ इलाकों को मिलाकर 1995 में एक नए जनपद का गठन किया और उसका नाम गौतम बुद्ध नगर रखा। पडरौना जनपद, जहां महात्मा बुद्ध ने अंतिम सांसें ली थीं, उसका नाम बदलकर कुशीनगर कर दिया गया। महात्मा बुद्ध के नाम पर गौतम बुद्ध नगर में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और इसी क्षेत्र में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के मध्य उच्च श्रेणी का गौतम बुद्ध हाईवे स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश के बौद्ध पर्यटक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर लाने के लिए कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की योजना भी कुमारी मायावती जी ने बनाई है। महात्मा बुद्ध की मां महामाया के नाम पर भी एक नया जिला गठित किया गया। कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज को जिंदगी के हर पहलू में दिमागी तौर पर तैयार करने के लिए बहुजन समाज और उसकी राजनीति नाम की एक पुस्तक भी खुद लिखी है, जिसमें उनके विचार व संदेश शामिल हैं। जिस प्रकार का वातावरण हमने देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में पैदा किया है, डेवलपमेंट के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, तो इसी किस्म का वातावरण देश के हर प्रदेश में पैदा होना चाहिए। कुमारी मायावती जी का संपूर्ण चिंतन सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित है। वो हर उस चीज को परिवर्तित करना चाहती हैं जो गैर बराबरी, अन्याय या उत्पीड़न का शिकार है। कुमारी मायावती जी ने समाज परिवर्तन का ये संपूर्ण महायज्ञ मान्यवर श्री कांशीराम जी के निरंतर सहयोग और मार्गदर्शन में चलाया हुआ है। उन्होंने श्री कांशीराम जी से न सिर्फ प्रेरणा प्राप्त की है, बल्कि कदम कदम पर उनका आशीर्वाद भी उन्हें मिला। मान्यवर श्री कांशीराम जी को उनमें सामाजिक परिवर्तन के मिशन की सच्ची लगन दिखी और इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने 15 दिसंबर 2001 को लखनऊ की एक विशाल महारैली में कुमारी मायावती जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित किया। कुमारी मायावती जी की विजय यात्रा जारी है। उनके लिए विजय का अर्थ किसी पद को पाना नहीं, बल्कि उस मिशन को पूरा करना है जिसको उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य समझा है। दिनांक 15 जनवरी 2003 को कुमारी मायावती जी ने अपने खुद के जन्मदिन के मौके पर बोलते हुए ये कहा था, जो मैंने अपनी जिंदगी का लक्ष्य रखा है कि मैं इस देश में जो करोड़ों दबे कुचले लोग हैं उनके हितों के लिए मैं संघर्ष करती रहूंगी और ये मैंने अपनी जिंदगी में फैसला लिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का एक एक पल जब तक मैं जिंदा रहूंगी
बहुजन समाज के हित में लगेगा। अपने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे पूरी तेजस्विता और ओज के साथ समाज के हर हिस्से में परिवर्तन के बीज बो रही हैं और उन सपनों को साकार कर रही हैं जो महात्मा बुद्ध, संत कबीरदास, संत रविदास, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने देखा था। भारत की जनता के लिए आज सामाजिक परिवर्तन की शाश्वत परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत प्रतीक हैं, जिसे देश में अब आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के नाम से जाना जाता है। सबके साथी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई मायावती लड़ती आई है। पिछड़े वर्गों